आप नहीं साइन करेंगे? इस बार कशिश ने हल्की उदासी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं। आधार ने भी पूरे अकड़ के साथ कहा। ओके फाइन, आपको रीज़न जानना है ना? तो ठीक है, सुनिए। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो 3 दिन हमारे यहाँ ही रहेंगे, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। क्या? आधार एक ही बार चौंक कर उठा। जी। तुम शादी करने वाली हो? जी सर। कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा। इतनी जल्दी क्या? मतलब इतनी जल्दी? मेरा मतलब है इतनी जल्दी कौन शादी करता है? जल्दी कहाँ है? आई एम 24 ईयर सर। हाँ तो ये जल्दी ही तो हुई ना। नो नो, मैं छुट्टी नहीं दे सकता। तुम्हें पता है बाल विवाह क्राइम है। पर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही मेरा बाल विवाह हो रहा है। बच्ची ही हो तुम। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपके ऊपर भी केस होना चाहिए। कशिश ने उसके पास आते हुए कहा। मेरे ऊपर? मेरे ऊपर केस क्यों होगा? क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, और हमारे देश में बाल मजदूरी भी क्राइम है। कशिश ने कहा तो वह चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। वहीं कशिश के चेहरे पर इस समय मुस्कान थी। सर, साइन। कशिश ने उसे पेपर की ओर दिखाते हुए कहा। पहले तो आधार ने मुंह बनाया, फिर उसने चुपचाप साइन कर दिया। आखिर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। कशिश केबिन से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से आधार के केबिन का दरवाजा खुला। आधार ने नजर उठाकर देखा, इस उम्मीद में कि इस बार भी शायद कशिश होगी, पर उसकी सोच से विपरीत अभयंक अंदर आया। अरे भैया, आप आज यहाँ कैसे? आधार ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सोचा आज देखाऊं, आखिर आप काम संभाल कैसे रहे हैं? अभयंक ने कहा और उसके सामने टेबल की ओर दूसरी साइड बैठ गया। क्या भैया, आपको मुझ पर अब तक विश्वास नहीं है? आधार ने मुंह बनाते हुए कहा तो अभयंक मुस्कुरा उठा। मैं और पूर्णिमा आज शिमला के लिए निकल रहे हैं, पता होगा तुम्हें? अभयंक ने कहा। हाँ, दी ने बताया था मुझे। हाँ तो मेरे एब्सेंस में हेड ऑफिस का काम भी तुम्हें ही देखना होगा। मेक श्योर कि चाचू पर ज़्यादा काम का प्रेशर ना आए, और ऐसा काम भी मत करना जिससे उन्हें गुस्सा आए। रोहन भी अकेले संभाल नहीं पाएगा, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी तुम पर है। अभयंक ने उसे समझाया। भैया, आप इस तरह जिम्मेदारियों से मुझे डराओगे तो आपसे पहले मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। आधार ने रोनी सूरत बनाकर कहा। डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। अब बच्चे नहीं हो तुम, शादी की उम्र हो चुकी है। शादी का नाम आते ही आधार की नज़रों के सामने कशिश का चेहरा घूम गया। चलता हूँ, अभयंक ने चेयर से उठते हुए कहा। इतनी जल्दी? अभी रुकिए, आज साथ में दोनों भाई कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। आधार ने कहा। आज नहीं, बाहर गाड़ी में बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा। सोचा जाने से पहले उन्हें आइसक्रीम खिलाऊं। ओह, ये अच्छा किया। अक्ष का थोड़ा मन बहल जाएगा, वरना भाभी के बिना वे मिस करेगा उन्हें। हाँ, वैसे आधार, कशिश को 3 दिनों की छुट्टी दे देना। अक्ष 3 दिनों के लिए उसके पास ही रहने वाला है, तो उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास समय भी होना चाहिए। क्या अक्ष वहाँ रहेगा? हाँ, पूर्णिमा चाहती है वे वहीं रहे, और देखा जाए तो ये ठीक भी है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। जो कहा है उसका ध्यान रखना। ओके बॉस, आधार ने सैल्यूट करते हुए कहा। अभयंक ने सिर झटकते हुए कहा। पागल, और वहां से निकल गया। ओह, मिस सिन्हा को इसलिए छुट्टी चाहिए, और मुझसे क्या कहा? लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शादी की बात चल रही है। अब पता चलेगा आधार और से झूठ बोलने का नतीजा। आधार ने चेयर पर बैठते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। दूसरी तरफ अभयंक बच्चों के साथ आइसक्रीम शॉप पर था, और बच्चे अपनी अपनी डिमांड कर रहे थे। पापा, मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए। मुझे वो बड़ा वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए मामा। मुझे भी बड़ा वाला चाहिए। ओके ओके, मैं दोनों की पसंद का आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। अभयंक ने अक्ष और दक्षिता को वहीं चेयर पर बैठाते हुए कहा। उसके बाद वह आइसक्रीम लेने चला गया। थोड़ी देर में वह दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आ गया। दोनों बच्चे खुश होकर अपना अपना आइसक्रीम खाने लगे। तभी अक्ष ने अभयंक की ओर देखा और कहा। पापा, आप नहीं खा रहे आइसक्रीम? मैं नहीं खाता। अभयंक ने प्यार से उसकी ओर देखकर कहा। क्यों, आपको पसंद नहीं है आइसक्रीम? अक्ष ने अपना आइसक्रीम खाते हुए पूछा, जो कि उसके होठों के आसपास और थोड़ा सा उसकी चीख पर भी लग चुका था। अभयंक ने उसे देखा तो टेबल से एक टिश्यू उठाकर उसके फेस को साफ करते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, बस खाता नहीं हूँ।
फिर तो आप मम्मा को भी नहीं खिलाओगे। और मम्मा को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, स्पेशली कुल्फी। मम्मा लाइक्स कुल्फी वेरी वेरी मच। क्या? सच में? पर आपकी मम्मा ने तो कभी नहीं बताया मुझे। अभ्यंक ने अपने गाल पर हाथ रखकर टेबल से अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा। आपने भी तो नहीं पूछा होगा पापा। मम्मा तो अपनी पसंद कभी किसी को नहीं बताती। नाना जी भी परेशान हो जाते थे कभी कभी। वह तो बस दूसरों का ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल रखना तो भूल ही जाती हैं। हाँ, ये भी बात है। अच्छा किया आपने जो मुझे बता दिया कि आपकी मम्मा को कुल्फी पसंद है। मैं उन्हें ज़रूर खिलाऊंगा कुल्फी। मामा, अगर हम मामी के लिए कुल्फी ले ले तो? कब से अपनी आइसक्रीम खत्म करने में मग्न दक्षिता ने अभ्यंक से कहा। तो वे तो घर जाते जाते वापस से मिल्क बन जाएगा, अभ्यंक ने कहा। तो दक्षिता थोड़ी उदास हो गई। कोई बात नहीं, मैं आपकी मामी को बाहर ले जाकर खिला दूंगा। ओके? अभ्यंक ने दक्षिता का चेहरा और हाथ टिश्यू से साफ करते हुए कहा। ओके, दक्षिता खुश होकर बोली। चलो अब घर चलते हैं। पर अक्ष, रास्ते में तुम मुझे बताना कि मम्मा को और क्या क्या पसंद है, ठीक है? ओके पापा, अक्ष ने खुश होकर कहा। फिर तीनों वहाँ से निकलकर अपनी कार में आ गए। पापा, अक्ष, जो कि अभ्यंक के साथ ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठा था, उसने ड्राइव करते हुए अभ्यंक को देखकर कहा। हाँ बोलो। आप और मम्मा शिमला से कब आओगे? अक्ष ने उसे देखते हुए पूछा। 3 दिन बाद। ओह, फिर 3 दिन बाद हम एक छोटा सा भाई या बहन मिल जाएंगे। अक्ष ने एक नज़र पीछे बैठी दक्षिता को देखकर कहा। इस समय अक्ष और दक्षिता दोनों के ही चेहरे पर खुशी दिख रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर अभ्यंक को तो समझ ही नहीं आया कि अक्ष क्या कहना चाहता है, या फिर समझकर भी यकीन कर पाना जरा मुश्किल लगा कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बात कैसे कर सकता है। भाई बहन? मैं कुछ समझा नहीं, अभ्यंक ने अनजान बनते हुए कहा। अफ़ो मम्मा, आप कुछ नहीं समझते, दक्षिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा। और क्या नहीं समझता मैं? अभ्यंक ने मिरर से दक्षिता को देखते हुए पूछा। यही कि आप और मामी हनीमून पर जाएंगे, तब वहाँ से हमारे लिए एक छोटा सा बेबी लाओगे, कोई भाई या फिर बहन, दक्षिता ने कहा। वहीं बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अभ्यंक तो जैसे सदमे में चला गया। अभ्यंक ने ड्राइव करते हुए एक एक नज़र दोनों को देखा और पूछा। किसने बताया तुम्हें ये सब? आधार मामा ने, चाचू ने। दोनों बच्चों ने एक साथ आधार का नाम लिया तो अभ्यंक के चेहरे के भाव बदल गए। बेटा, आधार ने तुम दोनों से मजाक किया है, तुम्हें तो पता है ही वे कितना मजाक करते हैं। और बेटा, हम दोनों कोई हनीमून पर नहीं जा रहे हैं, ऑफिस के काम से जा रहे हैं, अभ्यंक ने दोनों बच्चों को समझाया। हाँ, कल रात को मम्मा भी हमसे यही कह रही थी कि आप दोनों ऑफिस के काम से जा रहे हो, पर सुबह आधार चाचू ने हमें बताया कि आप दोनों हनीमून पर जा रहे हो, अक्ष ने कहा। हाँ, हम आधार मामा से बात नहीं करेंगे, बच्चा समझकर हमें बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, दक्षिता ने थोड़े गुस्से से कहा। पापा, आप उन्हें डांटना छोड़ना मत, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हमें, अक्ष ने भी अपनी नाराज़गी दिखाई। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे आधार चाचू को छोड़ना तो दूर, ऐसी डांट पड़ेगी कि वह आगे से ऐसा फिर मजाक करना भूल जाएंगे, अभ्यंक ने ड्राइव करते हुए सामने देखकर कहा। फिर कुछ याद आते ही अभ्यंक ने अक्ष की ओर देखा और कहा। अक्ष, तुमने अपनी मम्मा को बताया ये सब? नहीं, वह तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर मिली, फिर तो उनसे मिला ही नहीं, तो बताता कैसे? गुड, तो अब आप दोनों को उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना मजाक के चक्कर में वह भी नाराज़ हो जाएंगी। ओके पापा, हम नहीं बताएंगे, अक्ष ने अपने और दक्षिता दोनों के ओर से कहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्वर्णा भवन के बाहर आकर रुकी। बच्चे बिना अभ्यंक का वेट किए कार से बाहर निकलकर सीधे घर के अंदर भाग गए। वहाँ पंकज जी घर का दरवाज़ा खोले हॉल में बैठे अक्ष का ही इंतजार कर रहे थे, पर अक्ष के साथ दक्षिता को भी देखकर उनकी खुशी दोगुनी हो गई। अभ्यंक पीछे से अक्ष का सामान लेकर अंदर पहुंचा। फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह वहां से निकलना चाहा, तो दक्षिता ने जाने से मना कर दिया। लाख समझाने के बाद भी जब वह जाने के लिए नहीं मानी, तो अभ्यंक ने अंशिका को कॉल लगाया। अंशिका से बात करने के बाद दक्षिता को भी अक्ष के साथ वहीं छोड़कर वे वहां से निकलकर सीधे पूर्णिमा को लेने उसके ऑफिस पहुंचा। अभ्यंक ने ऑफिस के बाहर पहुंचकर पूर्णिमा को मैसेज किया।
आई एम वेटिंग आउटसाइड। कुछ 2 मिनट बाद पूर्णिमा ने उसका मैसेज देखा, फिर उसने भी रिप्लाई किया, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। अभियंक ने उसका रिप्लाई देखा तो सीट से सिर टिकाकर वह गाड़ी में ही बैठकर उसका इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद पूर्णिमा ने आकर कार की खिड़की पर नॉक किया। अभ्यंक ने कार का गेट खोला तो पूर्णिमा आकर अंदर बैठ गई। बैठने के बाद उसने अभ्यंक की ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई आने में। इट्स ओके, मैं समझता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में ये सब होता ही रहता है, अभ्यंक ने कहा और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। अक्ष, पूर्णिमा ने अभ्यंक की ओर देखकर बस इतना ही पूछा। मैं उसे छोड़ आया उसके नाना जी के पास। छोड़ने तो उसे दक्षिता भी गई थी मेरे साथ, पर वह भी आज वहीं रुक गई। अच्छा है, दोनों बच्चे साथ रहेंगे तो एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। घर पहुंचने के बाद पूर्णिमा नहाने चली गई और अभ्यंक ऑफिस का बचा हुआ कुछ काम देखने लगा। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अभ्यंक की नजरें लैपटॉप से हटकर उस पर ठहर गई। उसे पता ही नहीं चला। तभी दंदनाता हुआ आधार कमरे में आया और अभ्यंक के पास जाकर पूछा, आपने बुलाया था भैया? हाँ, अब कारनामे ही आपके ऐसे हैं कि बुलाना पड़ा, अभ्यंक ने लैपटॉप चलाते हुए कहा। कारनामा? ऐसा कौन सा कारनामा है जो मुझे नहीं पता? आधार ने अपने बाल खुजाते हुए कहा। अभ्यंक ने पिलो के नीचे से एक बड़ा सा स्केल निकाला, जिसे देखते ही आधार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आधार ने अपने 2 कदम पीछे लिए। अभ्यंक ने उसके पास आते हुए कहा, क्या कहा बच्चों से? मैंने मैंने कुछ भी नहीं कहा है। वे तुम्हें अभी सब याद आ जाएगा, अभ्यंक ने स्केल को अपने दूसरे हाथ में फिराते हुए कहा। आधार की नज़र जैसे ही अभ्यंक के हाथों में पड़ी, वह उछलकर पूर्णिमा के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जो कि इस समय वह बैग में अपने कपड़े रख रही थी। अभ्यंक उसकी तरफ आने लगा तो आधार चिल्लाया, भाभी, भाभी बचा लो भाभी। अरे क्या हुआ? पूर्णिमा ने सीधे खड़े होते हुए पूछा। देखो ना भाभी, इतनी छोटी सी बात पर मार रहे हैं मुझे, आधार ने पीछे छुपकर ही कहा। क्या बात है बताइए, तो पूर्णिमा ने पूछा। अभ्यंक कुछ कह पाता उससे पहले ही आधार ने अपना कारनामा कह दिया, जिसे सुनकर पूर्णिमा के चेहरे के भाव बदल गए। अब पूर्णिमा आधार के सामने से हट गई और दूसरी तरफ खड़ी हो गई। वहीं आधार हैरान नजरों से पूर्णिमा को देख रहा था। तब तक अभ्यंक उसके पास पहुंचा और उसने आधार के कान पकड़ लिए। भाभी, ये क्या क्या आपने मुझे जल्लाद के हाथों में सौंप दिया? आधार ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। अब जानबूझकर की गई गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए, पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक को हंसी आ गई। फिर आधार का चेहरा देखकर पूर्णिमा को भी हंसी आ गई। 1 घंटे बाद दोनों घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। फ्लाइट लेने के लगभग 2 घंटे के बाद दोनों शिमला एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पहले से ही एयरपोर्ट के बाहर उनका ड्राइवर कार के साथ उनका वेट कर रहा था। दोनों कार में बैठे तो होटल पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। फ्रेश होने के बाद खाना खाकर दोनों सो गए। दिन भर की भागदौड़ के बाद थकान होना लाजमी है। अगली सुबह हमेशा की तरह 4 बजे अभ्यंक की नींद खुल गई। अब रात को देर से आने से उसे बाहर का कुछ समझ नहीं आया, तो वह उठकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बाहर ठंड थी, उसमें भी हल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद अभ्यंक वापस कमरे में आ गया। अंशिका ने उसे उसका लैपटॉप भी नहीं लाने दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समय क्या करे, तो वह वापस आकर बिस्तर पर लेट गया, जहां पूर्णिमा गहरी नींद में सो रही थी। ठंड ज्यादा लग रही थी तो अभ्यंक ने कम्बल ओढ़ा लिया। वह अभी ठीक से लेटने की कोशिश ही कर रहा था कि पूर्णिमा उसके पास आकर उसकी बाह में समाकर किसी छोटे से बच्चे की तरह सो गई। अभ्यंक तो कुछ पल के लिए सुन पड़ गया, पर जब उसे एहसास हुआ कि पूर्णिमा नींद में है तो उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा ने उसे और कसकर पकड़ लिया और नींद में ही बोली, ऐसे ही सोने दे कशिश, बहुत ठंड लग रही है। अभ्यंक ने जब पूर्णिमा की बात सुनी तो उसने फिर से उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, क्योंकि ठंड तो सच में बहुत थी। वह कुछ देर तक यूं ही लेटा रहा। उसके हाथ अभी उससे अलग थे। ठंड तो उसे भी बहुत लग रही थी और पूर्णिमा का उसके यूं करीब होना उसे भी ठंड से राहत दे रहा था, पर उसका किया वादा उसे रोक रहा था। कुछ देर अपने ही मन में अनेकों दृढ़ भून के बाद उसने सारी बातों और ख्यालों को एक तरफ करते हुए अपनी बाहें पूर्णिमा के इर्द गिर्द कसने और एक सुकून के साथ अपनी आंखें बंद करके वह भी सो गया। शिमला की ठंडी वादियों में एक गर्माहट अभ्यंक के दिल में जगी, जो उसका सुकून बन उसकी आंखों में उतर आई।
बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर नींद और भी गहरी। दोनों एक दूसरे की पनाह में इस तरह सुकून पा रहे थे मानो बरसों बाद किसी भटकते राहगीर को उसकी मंजिल मिल गई हो। सुबह के 8:30 बज रहे थे जब फोन की घंटी से दोनों की नींद में खलल पड़ने लगा। अभ्यंक ने अपनी आंखें खोली तो नजर सीधा उसकी बाह में समाई पूर्णिमा पर गई। उसके बाल की कुछ लटें उसके गालों पर अठखेलियां कर रही थी। बड़े ही गौर से वह उसके चेहरे की बनावट का मुआयना करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो आज पहली बार उसे देख रहा है। पूर्णिमा की पलकों में कुछ हलचल सी महसूस हुई तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। यूं लेट गया जैसे उसकी नींद अभी खुली ही ना हो। पूर्णिमा ने अपनी आंखें खोली तो उसके बिल्कुल सामने अभ्यंक का चेहरा था। हल्की दाढ़ी, तीखे नए नक्श, शार्प जॉ लाइन और उसके माथे पर बिखरे उसके लंबे हल्के बाल। पूर्णिमा अपनी नींद भरी आंखों में बस उसे ही देख रही थी। शायद उसे अभी अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं था। कमरे में लगे फोन की घंटी जो एक बार बजकर बंद हो चुकी थी वह फिर से बजने लगी। पूर्णिमा की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी पर अब उसे अपनी स्थिति का भी आभास हो चुका था। अपनी कमर के इर्द गिर्द लिपटे अभ्यंक के हाथों को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह बिना किसी परवाह किए झटके से उठकर वह बिस्तर से हटकर खड़ी हो गई। उसके इस तरह से रिएक्शन का अंदाजा अभ्यंक को था, इसलिए वह भी अपनी आंखों को मसलता हुआ उठकर बैठा। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मानो जैसे अभी नींद से जागा हो। क्या हुआ, आपने मुझे जगाया क्या? अभ्यंक ने अपनी आंखों को मसलता हुआ पूछा। नहीं, वे मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। जल्दी जल्दी में पूर्णिमा को कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा और वहाँ से जाने लगी। पूर्णिमा, हम होटल में हैं, अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा वैसे ही खड़ी रह गई। उसके दिल और दिमाग में बस अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे की बाहों में होना याद आ रहा था, इसलिए अभ्यंक का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फोन फिर से बज उठा तो इस बार अभ्यंक ने कॉल रिसीव किया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कॉल कट किया और पूर्णिमा की ओर देखकर बोला, तैयार हो जाइए, हमें 1 घंटा में निकलना है। पूर्णिमा ने उसकी तरफ देखा नहीं और बैग से अपने कपड़े निकालकर चुपचाप बाथरूम में चली गई। लगभग 40 मिनट बाद दोनों ही तैयार हो चुके थे। अभ्यंक ने चाय और नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया था तो दोनों नाश्ता करने के बाद वहां से निकलकर बाहर रिसेप्शन के पास आ गए, जहां उन्हें बताया गया कि उनकी गाड़ी तैयार है और आज वह उन्हें कहां कहां घुमाएंगे। दोनों ही वहां से निकलकर कार में बैठ गए और उनकी गाड़ी निकल पड़ी शिमला की वादियों की सैर पर। रास्ते में मिलते नज़ारे पूर्णिमा का मन मोह रहे थे। होठों पर हंसी थिरक रही थी, एक सच्ची सी हंसी न जाने कितने अरसे बाद उसके होठों पर सजी थी। वैसे तो शिमला में घूमने की अनेकों जगह है, पर आज अभ्यंक और पूर्णिमा ने तय किया कि वह सबसे पहले जाकू मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। शिवालिका पर्वत श्रृंखलाओं की जीवन सुंदरता के बीच बसा जाकू मंदिर एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ व महाकाव्य रामायण की याद दिलाती है। लंका युद्ध के दौरान जब एक शक्तिशाली तीर से श्री लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय भेजा गया था। हिमालय जाते समय रास्ते में पड़े जाकू पर्वत पर यक्ष ऋषि ध्यान में लीन थे, जिस पर हनुमान जी की नजर थी। जड़ी बूटी का ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी ने यक्ष ऋषि की मदद लेने के उद्देश्य से नीचे उतरे, पर पर्वत पर उनके पैर पड़ते ही पर्वत धंसकर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। यक्ष ऋषि से जरूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने उनसे कहा कि वह वापस लौटकर आएंगे, पर समय की कमी के अभाव में उनका लौटना नहीं हो पाया। जब इंतजार करने के बाद भी हनुमान जी को आना नहीं हो पाया तो ऋषि यक्ष ने हनुमान जी के सम्मान में उसी पर्वत पर हनुमान जी का मंदिर बनाने का निश्चय किया। फिर उसी मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी आराधना आज भी लोग करते हैं। इसी मंदिर के पीछे ऋषि यक्ष की पद चिन्ह की संरचना है। दोनों जब मंदिर पहुंचे तो साथ में उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना किया। वहां के पुरोहित ने पूर्णिमा को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। फिर दोनों मंदिर से बाहर आ गए और आसपास घूमने लगे। वहां के आसपास का नज़ारा भी बेहद ही मनोहर एवं आकर्षक था। दोनों घूम ही रहे थे कि एक लड़का उनके पास आया।